ओके, नाउ लिसन, मैं काम करती हूँ, आई गिव यू क्विकली, आई एम डूइंग अ सेपरेट रिकॉर्डिंग, सो इसमें से मैं कट करके लेक्चर डाल दूंगी यूट्यूब पर भी, सुन के लो. आई रिवाइज पार्ट 4, मेरा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है. सो डियर स्टूडेंट्स लिसन, वेन एवर यू स्टडी पीजीबीपी, आपको कितने पार्ट्स में उसको रिवाइज करना है? 4 पार्ट्स. टुडे राइट नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज विच पार्ट? 4th पार्ट. कितने पार्ट्स है टोटल? पार्ट 1 इज बेसिक्स, पार्ट 2 इज allowable expenses, part 3 is disallowable expenses, part 4 is tax audit, presumptive basis and miscellaneous provisions. Do not try to study this chapter in one go, it's a very big chapter and it has many small provisions, so study this chapter in part by part. Now first, ये विनोद वाला एग्जाम्पल आपको पक्का समझा क्या? Yes. So now let me just do a recap with you. Just pause and understand. यहाँ देखो मैंने sections लिख के लिए थे, ये देखना यहाँ पे मैंने sections लिख के लिए थे. Pause. पहला, लेट्स रिवाइज पार्ट 4. पार्ट 4 में क्या बोला गया है? टैक्स ऑडिट, प्रिजम्पटिव बेसिस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस. एवरीबडी विल फुल फोकस एंड यू विल इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, इंटरैक्टिव सेशन. ठीक है, अब सुन के लेना. पहला सेक्शन क्या है? 44AA. पहले बुक्स मेंटेन करो. उन बुक्स का फिर क्या करना पड़ता है? ऑडिट, इसलिए 44AB. ऑडिट नहीं करना तो प्रिजम्पटिव बेसिस ट्राई कर लो. There are 3 presumptive basis के section. So first I will revise the presumptive basis के sections with you. Correct है? Yes. अब देखो presumptive basis में क्या बोला गया है. Presumptive basis में पहला section है 44AD. Now what does 44AD talk about? It talks about business. It does not cover कौन सा business? You can open your Ramban and see. You can just open your Ramban and see. ये कौन से business के लिए applicable नहीं है. अगर आप एजेंसी बिजनेस कर रहे हो तो ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये देखना 44AD. 44AD इज कवर्ड फॉर ऑल बिजनेसेस. 44AD इज कवर्ड फॉर ऑल बिजनेसेस. 44AD किसके लिए कवर्ड है? ऑल बिजनेसेस जिसका टर्नओवर इज अप टू 2 CR. एंड ओके, this benefit is also extended if somebody's turnover is up to 3 CR. But 3 CR के साथ condition क्या है? Your cash receipts should be within 5% of total receipts. Now total receipts मत लिखो यहाँ पे. total receipts के बदले हमने क्या लिखा? total turnover, मतलब सेल्स. आपके टर्नओवर को देखा जाएगा यहाँ पे, सारी रिसीट्स नहीं देखी जाएगी. क्या देखा जाएगा? टोटल टर्नओवर. कैश. अच्छा, यहां पे एक और चीज समझनी है, कितना प्रिज्यूम किया जाएगा आपका प्रॉफिट है? चलो बताओ मुझे. 6% ऑफ टर्नओवर और 8% ऑफ टर्नओवर इफ द टर्नओवर इज रिसीव्ड इन कैश वाला मोड. रादर 6% कौन से टर्नओवर पे लिया जाता है? ऐसा टर्नओवर विच इज रिसीव्ड इन ECS मोड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द ITR. तो सारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर इज अप टू 2 CR और जिनका टर्नओवर इज अप टू 3 CR. अप टू 3 CR के साथ एक ही कंडीशन है, योर कैश रिसीट शुड बी विद इन 5% ऑफ टोटल टर्नओवर, योर सेल्स. ओके, उसके बाद अब यहां अज्यूम किया जाएगा, जब मैं 6 और 8% कैलकुलेट करूंगी, इट इज प्रिज्यूम दैट सारे खर्चे अलाउ हो चुके. कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा. नॉट इवन पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स इंटरेस्ट, कुछ भी अलाउ नहीं होगा. क्या ये सेक्शन कंपल्सरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. इस सेक्शन में आने के बाद यू हैव टू रिमेन इन दिस सेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. So once you enter this section, remain in this section for a period of 5 years. Okay or not okay? So I have to remain in this section for a period of 5 years. If before 5 years I try to leave, I want to exit, then remember आपको 5 साल का वनवास, मतलब फिर से आप ये सेक्शन में 5 साल तक इसका बेनिफिट नहीं ले सकते. अच्छा, can I voluntarily declare higher profit? Yes, nobody stops me. But what if I declare lesser profit or I leave this section in between in less than 5 years? Then I have to maintain books and get them tax audited. If I opt for 44AD, then the due date of ITR is 31st July. If I don't opt for 44AD, then due date of ITR is 31st October. Is that clear to everybody? Are you sure? Okay. So ये कौन सा सेक्शन था? 44AD. 44AD में एडवांस टैक्स भरने का एक ही लास्ट डेट होता है, दैट इज 15th March. ओके, ऐसा ही प्रिजम्पटिव सेक्शन 44ADA भी है, विच इज फॉर सर्टेन प्रोफेशंस, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए. कौन से लोग कवर्ड है इस प्रोफेशन में? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टेक्निकल कंसल्टेंसी, नोटिफाइड प्रोफेशंस, फिल्म आर्टिस्ट एंड कंपनी सेक्रेटरी.
इन लोगों के लिए अगर इनका टर्नओवर इज अप टू 50 lakhs और इफ देयर टर्नओवर इज अप टू 75 lakhs with a condition that their cash receipts are within 5% of टोटल रिसीट्स के कट करके हमने क्या लिखा है, ग्रॉस रिसीट्स. ग्रॉस रिसीट्स का मतलब क्या होता है, सेल्स. करेक्ट. तो अप टू 50 lakhs और अप टू 75 lakhs विद दैट 5% का क्राइटेरिया यू कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस. अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो आपको बुक्स नहीं मेंटेन करनी, कुछ नहीं करनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपकी ग्रॉस रिसीट्स है उसका 50% माना जाएगा कि आपका प्रॉफिट है. ये जो प्रॉफिट है ये फुल एंड फाइनल पीजीबीपी प्रॉफिट है. इसमें से नो ऐड, नो लेस, नथिंग नथिंग नथिंग, नॉट इवन पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं. ऐसे बंदे को फिर बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने 44 AD ऑप्ट कर लिया तो आपके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई है. अगर आपने 44 AD से कम प्रॉफिट दिखाया तो फिर आपको बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे और उसका टैक्स ऑडिट भी करना पड़ेगा. यहां 5 years वाला क्लॉज है क्या, नहीं है. 5 years वाला क्लॉज नहीं है. तो हो गया ये, तो इसमें तो इतना ही है. इसकी ड्यू डेट भी क्या है, 15th March. अच्छा, इसमें ऑफकोर्स एक बात है, मुझे अगर मैंने ये सेक्शन से कम प्रॉफिट दिखाया और मेरा इनकम BEL से ज्यादा है तो मुझे टैक्स ऑडिट करना पड़ता है. 44 AD हो गया. अब कौन सा सेक्शन पे आएंगे, 44 AE. AE क्या है मुझे बोलना, AE क्या है मैम, ट्रक्स. कितनी गुड्स कैरेजेस होनी चाहिए, 10, अप टू 10 होनी चाहिए. इनको कैसे डिवाइड करेंगे, हैवी एंड नॉन हैवी. हैवी मतलब क्या, वेट इज मोर देन 12,000 kg. नॉन हैवी मतलब क्या, वेट इज बिलो 12,000 kg. अब यहां मेरा इनकम कितना आएगा, लाइट के लिए 7,000 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ. मतलब इवन इफ यू ओन द व्हीकल फॉर 10 days to 10 months 2 days, it will be taken as 11 months. ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट और यूसेज इज इंपॉर्टेंट, ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट. करेक्ट. तो यहां पे व्हीकल ओन्ड है, इंपॉर्टेंट है. यहां इस सेक्शन में, सिर्फ इस सेक्शन में एक ही खर्चा अलाउड है. तो आप जो भी प्रिज्यूम करोगे. अच्छा, हैवी के लिए प्रिजम्पशन कैसे होगा बेटा, 1000 पर टन. मैम पर टन कैसे निकलता है, 1000 kg इज इक्वल टू 1 ton. अरे ओके कि नहीं, यस. तो हम कैसे करेंगे, 1000 rupees पर व्हीकल पर टन एंड पार्ट देयर ऑफ. तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, उसका इनकम निकालेंगे. जो भी इनकम आएगा उसमें से एक ही खर्चा अलाउ होगा. और कौन सा एक खर्चा अलाउ होगा मुझे बताना, कौन सा एक खर्चा अलाउ होगा, पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर्स इंटरेस्ट. वो माइनस करके फिर जो इनकम आएगा वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये इनकम है. क्या ये सेक्शन कंपलसरी है या ऑप्शनल है, ऑप्शनल है. अच्छा, either show this much profit or can I voluntarily show higher profit, yes. But if I want to show lesser, can I show, yes. But if I show lesser profit, I will have to maintain books and get them tax audited. Okay or not okay? ओके. तो ये इनको एडवांस टैक्स की चारों इंस्टॉलमेंट्स एप्लीकेबल है. सभी लोगों को एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ता है. डिटेल में एडवांस टैक्स हम बाद में पढ़ने वाले हैं. सिर्फ 44 AD वाले, बिजनेस वाले दैट इज, एंड 44 ADA वाले प्रोफेशनल्स, इन लोगों को एक ही इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का होता है, दैट इज 15th March. इसमें एक और बात याद रखना, 44 AD वाला जो होता है कि किसको एप्लीकेबल नहीं है, प्रोफेशनल्स को एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उनके लिए सेक्शन बना है. गुड्स कैरेजेस वाले को एप्लीकेबल नहीं क्योंकि उनके लिए सेक्शन बना है. और दूसरा, एजेंसी और कमीशन बिजनेस के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट फील्स यार 6 और 8% बहुत कम है. वी शुड गिव देम, उनको एक्चुअल बेसिस पे ही हम उनका वर्किंग देखेंगे. कितने, ये 3 सेक्शन कौन से रिवाइज किए, प्रिजम्पटिव. हाँ, अब ध्यान से सुनना, 44 AD, 44 ADA एंड AE. अब सुनना, तो ये 3 मेरे रिवाइज करके आपके साथ हो गए. अब मैं आपको सिखाती हूँ 41. ये मैंने प्रॉब्लम्स के साथ ही आपके साथ कर लिया था. डीम्ड बिजनेस इनकम सेक्शन 41 क्या बोलता है, एनी एक्सपेंसेस विच वर अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन इफ दे आर रिकवर्ड नाउ ट्रीटेड लाइक इनकम. इसका बेस्ट एग्जांपल है बैड डेट्स रिकवर्ड इफ दे वर अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर. कस्टम्स ड्यूटी रिकवर्ड इफ अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर, एनी एक्सपेंसेस. उसके बाद
प्लांट एंड मशीनरी अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया तो जैसे कि मैंने 35,000 के लिए 40,000 के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, पूरा का पूरा खर्चा 35 सेक्शन में अलाउ हो गया। अब रिसर्च कंप्लीट होने के बाद ये 40,000 की जो मशीनरी है, टुडे 2 साल रिसर्च किया, उसके बाद आई एम सेलिंग इट फॉर 20,000, तो ये 20,000 आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, बिजनेस इनकम। ओके, जितना एक्सपेंडिचर अलाउ हुआ वो या सेल कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स योर बिजनेस इनकम। ये क्या बन जाता है आपका बिजनेस इनकम। ओके और नॉट ओके? ओके, तो दैट वाज योर सेक्शन 41। अब एक सेक्शन हमने पढ़ा 43 CA, दिस इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ना, ये सेक्शन है ना, ये प्रोविजन मैं बार बार आपको पढ़ाने वाली हूँ, एक बार यहां पढ़ाऊंगी, एक बार यहां पे भी पढ़ाने वाली हूँ। हाँ, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये देखो मैं पीजीबीपी में भी ये पढ़ाऊंगी और कैपिटल गेन्स में भी पढ़ाऊंगी। सी, इफ आई सेल माय इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक आई एम अ बिल्डर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो प्रॉपर्टी बेचने पे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बाय सेल ऑफ ऑफिसेज, कैसे आता है, टू परचेज ऑफ लैंड, सीमेंट, स्टील, लेबर, देन आई मेक ऑफिस, that by sale of offices, तो it is my PGBP income because it is my stock in trade। stock in trade मतलब जिसमें हम बिजनेस करते हैं, तो ये PGBP इनकम में आता है। लोग टैक्स से बचने के लिए उसकी शॉप की, ऑफिस की, घर की, जो भी प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बट दे शो दैट वी आर टेकिंग बाय चेक लेसर अमाउंट। सो गवर्नमेंट से नहीं ऐसे नहीं करेंगे, एसडीवी को लेकर आएंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो गवर्नमेंट बोलते हैं एक काम करो, ये सेल कंसिडरेशन लो, उस पर 10% लोडिंग करो। क्यों? क्योंकि 10% ऊपर नीचे हो सकता है, तो सेल कंसिडरेशन अगर 10 लाख है उस पर 10% लोडिंग करो तो 11 लाख बन जाएगा। अब 11 लाख को एसडीवी से कंपेयर करो, अब आपका एसडीवी 15 लाख है, तो भाई ये अभी भी 15 लाख इज हायर, then 15 lakhs will become your sale consideration for the purpose of income tax, because government knows nobody is selling their property for less price, they are taking that money in form of cash। then government says एक काम करो, जैसे कि 10 lakhs 10% मैंने लोडिंग किया तो 110% निकाला तो ये 11 लाख आया, लेकिन आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 10,50,000। So is 1050 higher than 11 lakhs? No. Then government says नहीं मत छेड़ो इसको, इतना थोड़ा तो डिफरेंस चलता है। Then actual sale price will become your sale consideration। ऐसे अगर प्रॉपर्टी चमेली बेचती है, वो सैलरीड पर्सन है, वो बिजनेसमैन नहीं है, तो उसके लिए कैपिटल गेन्स आता है, और ये सेम प्रोविजन मैं आपको कैपिटल गेन्स में पढ़ाऊंगी। इनफैक्ट सेम नहीं, इसमें और 2 पॉइंट ज्यादा है, वो आज नहीं बताऊंगी, आइदर आईओएस या कैपिटल गेन्स के चैप्टर के साथ बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी वो। ओके, तो ये कौन सा सेक्शन हो गया अभी मेरा, 43 CA। मैंने 3 प्रिजम्पटिव बेसिस रिवाइज कर लिए, 43 CA रिवाइज कर लिया, सेक्शन 41 रिवाइज हो गया। अब मैं आपके साथ रिवाइज करूंगी बुक्स और टैक्स ऑडिट वाला सेक्शन। अब पॉज करना, पहले तो टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट कितनी सिचुएशंस में आता है, 3 सिचुएशंस। पहले अगर आपका बिजनेस है, जस्ट रिमेंबर इट, बिजनेस का टर्नओवर 1 CR हो सकता है या 10 CR। मतलब बिजनेस के लिए मुझे 2 रास्ते दिए, 1 CR का भी रास्ता है और 10 CR का भी रास्ता है। कब मैं 10 CR के रास्ते पे जा सकती हूँ, 10 CR के साथ 2 कंडीशंस है। अब ये कंडीशंस क्या है, माय कैश रिसीट्स आर विद इन 5% ऑफ टोटल, नॉट जस्ट सेल, टोटल कैपिटल रिसीट, सब कुछ आ जाता है इसमें, टोटल रिसीट्स, मतलब उसमें ऑल रिसीट्स, सेल, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, लोन टेकन, ये सब आ गया इसमें, बराबर है कि नहीं? यस। अब कैश रिसीट्स विद इन 5% ऑफ टोटल रिसीट्स या कैश पेमेंट्स आर विद इन 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। ओके है? यस। अब ये हमारा बिजनेस का टर्नओवर हो गया। अब उसके बाद क्या है, अगर प्रोफेशन के लिए 50 लाख के ऊपर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, सीए के पास जाना पड़ेगा, कंप्लायंस करके एक ऑडिट रिपोर्ट लेकर आना पड़ेगा। असेसी अगर प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं कर रहा है, अब हम टर्नओवर नहीं देखेंगे, तुमको बोला था यार इजी कर लो काम, प्रिजम्पटिव नहीं ले रहे हो तो तुमको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा,
बराबर है कि बराबर नहीं है? अब टैक्स ऑडिट के साथ पता है क्या, जिन लोगों को टैक्स ऑडिट होता है, जस्ट लिसन, इन लोगों को आईटीआर भी भरना पड़ता है और इनको एक ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ता है, और ये ऑडिट रिपोर्ट सीए साइन करता है। ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है 30 सितंबर को, एक महीना पहले, और आईटीआर सबमिट करना होता है 31 अक्टूबर को। सो ये आपकी ड्यू डेट्स होती है। अगर आप टैक्स ऑडिट करवाते हो तो टैक्स ऑडिट में क्या करना पड़ता है समझ के लो। टैक्स ऑडिट में क्या करना पड़ता है, एक ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ता है। इन लोगों के रिटर्न की ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है और एक महीना पहले इनको अपना एक ऑडिट रिपोर्ट सीए से सबमिट करवाना पड़ता है, जहां बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। आपने कैश में कोई पेमेंट 10,000 के ऊपर तो नहीं किया, कौन कौन रिलेटिव्स है जिनके साथ ट्रांजैक्शन किया, ऐसे बहुत सी आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर की जाती है थ्रू दैट ऑडिट रिपोर्ट। इज दैट ओके विथ एवरीबडी? ओके। इसी पार्ट 4 में एक और आखिरी आता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज इनकम माने अनडिस्क्लोज इनकम विच इज टैक्स एट 78%। मतलब आपके घर पे रेड हुई, आपके घर पे दिख रहा है कि इंटीरियर डेकोरेशन किया है, बहुत भारी किया है, मार्बल फ्लोरिंग है, अनएक्सप्लेन खर्चा ही खर्चा है। हम पूछ रहे कि ये खर्चे का बुक्स में एंट्री किधर है, आप बोलते हो नहीं है, दिखा नहीं पाए आप, मतलब आपने सब ब्लैक मनी यूज किया होगा। सो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड बुलियन, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, घर पे मिली कोई ज्वेलरी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑल दिस इज ट्रीटेड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम। एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे effective tax rate is 78% under section 115 BBE. अब how is it so? It is at 60% tax, 25% surcharge and 4% HEC. ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में मैंने टैक्स ऑडिट बताया, बुक्स बताया, प्रिजम्पटिव बताया, सेक्शन 41 बताया, 43 CA बताया, सेल कंसिडरेशन 110, कंपेयर विथ SDV, SDV higher then the higher value becomes the sale price. If SDV is not higher then actual sale consideration will be taken as the sale consideration. अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कौन से बुक्स मेंटेन करूं। इनकम टैक्स सबको नहीं छेड़ती है, इनकम टैक्स ने सिर्फ एक कैटेगरी बनाई है स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की, माने डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट, अकाउंटेंसी, CS, फिल्म आर्टिस्ट। इनका अगर लास्ट 3 years में और 3 years में receipts exceeds 1,50,000, then they get covered in category B. And if they get covered in category B, then they have to maintain books, those books which are mentioned in the income tax rules. Yes, rule 6F. और कौन से बुक्स मेंटेन करने? कैश बुक, जर्नल, फिर लेजर्स, फिर एक्सपेंसेस के लिए बिल्स, उन्होंने जो सेल किया उसकी कार्बन कॉपीज। और अगर ये लोग डॉक्टर्स है तो उनको और 2 बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, दैट इज केस रजिस्टर एंड इन्वेंट्रीज, एंड इन्वेंट्री का रजिस्टर। तो ये मैंने कौन सा पार्ट रिवाइज करवाया आपको? पार्ट 4, करेक्ट? यस. So one second, I'll just stop how many recordings, I don't know, then for today we'll have